आज आपको हैदराबाद के विलय का इतिहास बताने जा रहा हूं। कहानी क्या थी 75 साल पहले वाली, आज जरा उसका पूरा चैप्टर आपको सुनाता हूं। इतिहास यह है कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन हैदराबाद का भारत में विलय करीब एक साल के बाद यानी 17 सितंबर 1948 को हो सका। यानी एक साल के बाद भारत को आजादी मिलने के बाद हैदराबाद के भारत में विलय में एक साल क्यों लगा भाई? इसकी वजह यह थी कि हैदराबाद में तब निजाम का शासन था। निजाम चाहता था कि अंग्रेजों के जाने के बाद हैदराबाद को आजादी मिल जाए और उसका सीधा संबंध सिर्फ ब्रिटिश राज से रहे, मतलब वो एक अलग कंट्री टाइप हो जाए और ब्रिटिश से उनका संबंध रहे। इंडिया के बीच में रहते हुए, एक तरीके से इंडिया के साथ हिस्से में रहते हुए वो एक अलग कंट्री टाइप रहे। लेकिन बंटवारे और आजादी का वक्त आते आते यह साफ हो चुका था कि अलग स्वतंत्र रियासत बनाए रखना मुमकिन नहीं होगा और रियासतों को भारत या पाकिस्तान में किसी एक को चुनना होगा। हैदराबाद में निजाम तो मुस्लिम शासक था, लेकिन जो आबादी थी वो 85% जनता हिंदू थी। इसलिए हैदराबाद का भारत में विलय होना तय था। अगर आप वहां पर जनमत संग्रह कराते, 85% आबादी जो है वो हिंदुओं की थी, तो लोगों को लगता था कि बहुत संभव है कि वो कहेंगे भाई हम हिंदुस्तान के साथ रहें, हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। फिर भी हैदराबाद के निजाम ने जून 1947 में यह फरमान जारी कर दिया कि भारत की आजादी के बाद हैदराबाद एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। अपने मन से कह दिया कि स्वतंत्र हो गया। हैदराबाद के निजाम ने जून 1947 में तत्कालीन वायसरॉय को संदेश भिजवा दिया कि हैदराबाद किसी हालत में आजाद भारत का हिस्सा नहीं बनेगा। हैदराबाद के निजाम ने अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए इंग्लैंड का एक मशहूर वकील भी कर लिया था। उसका नाम था सर वॉल्टर मॉन्कटन। इसको हायर कर लिया। और ये कौन था? छोटा मोटा वकील नहीं था, ये ब्रिटेन के किंग का काउंसिल था। उसको इस निजाम ने रखा कि तुम मेरा केस लड़ना। हैदराबाद की तरह ही भोपाल और जूनागढ़ की रियासत थी जहां हिंदू बहुल प्रजा थी और शासक मुस्लिम था। लेकिन हैदराबाद का महत्व दूसरी किसी रियासत से ज्यादा था। हैदराबाद का विलय करना आजाद भारत के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जो लोकेशन थी हैदराबाद की, और उस वक्त का हैदराबाद अभी वाले हैदराबाद से और बड़ा था। आप देखिए कैसे बिल्कुल बीच में। अगर निजाम का सपना पूरा हो जाता तो पूरा उत्तर भारत दक्षिण भारत से कट जाता। अब आप सोच रहे हैं इधर उत्तर भारत जो है ऊपर में वो भारत है, नीचे वाला भारत है, और बीच में हैदराबाद कह रहा था हम अलग अपनी दुकान चलाएंगे। अरे बॉस, ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि हैदराबाद के निजाम की रियासत उस वक्त सबसे बड़ी रियासत थी। उस वक्त हैदराबाद रियासत का कुल एरिया 80,000 वर्ग मील से ज्यादा था, जो इंग्लैंड स्कॉटलैंड के कुल इलाके से ज्यादा था। आबादी भी बड़ी थी, 1 करोड़ 60 लाख। उस वक्त हैदराबाद रियासत में आज का तेलंगाना आ जाता, कलबुर्गी के उत्तर पूर्वी जिले आ जाते, बेल्लारी, रायचूर, यादगीर, कोप्पल, विजयनगर और कर्नाटक का बीदर और महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका तक शामिल था। सोचिए कितना बड़ा इलाका था। और निजाम जो कह रहा नहीं हम अपने अलग चलेंगे। इस खतरे को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल अच्छे से समझते थे। इसलिए सरदार पटेल ने साफ तौर पर कह दिया था कि आजाद हैदराबाद हिंदुस्तान के पेट में कैंसर जैसा है। ये पेट में ही है ना, बिल्कुल बीच में। अगर कोई चीज जो है वो कहेगी कि हम अलग स्वतंत्र रहेंगे, तो पेट में कैंसर जैसा ही रहेगा, हमेशा आपको परेशान करेगा। हैदराबाद का निजाम अपना स्वतंत्र राज्य इसलिए भी चाहता था क्योंकि वो उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, सबसे अमीर इंसान दुनिया का। उसके पास पैसा ही पैसा। हैदराबाद के तब के निजाम का नाम था मीर उस्मान अली खान। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये मीर उस्मान अली खान की तस्वीर है, उस वक्त का हैदराबाद का निजाम। इस भाई की 1937 में टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर फोटो छाप दी थी। 1937 में। आजकल आप पढ़ते ना कि नरेंद्र मोदी की फोटो छप गई टाइम मैगजीन के कवर पेज पे, फलाने की फोटो छप गई, बड़ी प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। 1937 में भाई के पास, निजाम भाई के पास इतना पैसा था कि कवर फोटो टाइम मैगजीन ने छाप दी और उसे दुनिया का सबसे अमीर शख्स बताया था। आज की डेट में आप किसका सुनते हैं? किसी अंबानी अडानी का सुनते हैं। उस वक्त उस भाई की इतना पैसा था कि छप गया फोटो। उस वक्त निजाम के पास कहते हैं $2 बिलियन की दौलत थी, जो आज के हिसाब से अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 18,83,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 18 लाख करोड़ से ज्यादा। सोच रहे हैं 18 लाख करोड़। भारत में कई राज्य होंगे जिनका इतना बड़ा बजट नहीं होता। निजाम के पास 800 करोड़ रुपए के तो हीरे थे और 400 करोड़ रुपए का सोना चांदी था। 400 करोड़ का पेपर वेट रखता था।
गोल्फ खेलता था हीरे के बॉल से और खाना खाता था टीन के बर्तन। इतना कंजूस। घर में कोई आदमी आया और सिगरेट पीकर छोड़कर जाता था तो निजाम उसे ही पीने लगता था कि कौन दूसरा सिगरेट जलाए, इसी से पी लो, पैसा बचेगा। मैले कुचले कपड़े पहनता था, करोड़ों लाखों करोड़ का मालिक मैले कुचले कपड़े पहनता था। ये फोटो खिंचवाने के लिए ढंग का पहना है। घटिया किस्म की चप्पल पहनता था। इतना ही नहीं, कहा जाता कि निजाम ने 35 साल तक अपने सिर पर एक ही फैज यानी गोल टोपी पहनकर रखी ताकि खर्चा ना हो दूसरी टोपी का। निजाम की कंजूसी का एक और किस्सा है। जब निजाम की तबीयत खराब हुई और उसका ईसीजी टेस्ट होना था तो बंबई से डॉक्टर ईसीजी मशीन लेकर हैदराबाद आया। जब डॉक्टर ने ईसीजी मशीन चालू करने की कोशिश की तो मशीन चल नहीं रही है। परेशान हो गया कि मशीन नहीं चल रही है। बाद में पता चला कि निजाम ने उस कमरे की बिजली कटवा दी थी जिससे बिजली का बिल ज्यादा ना आए। तो क्या चलती है ईसीजी मशीन? यह था लाखों करोड़ की संपत्ति वाला निजाम इतना कंजूस। निजाम के पास 24,000 जवानों की अपनी सेना थी। ये तो अलग बात हो गई कंजूसी की, थोड़ा इसके बारे में बता रहा था। अब आता हूं कि क्यों उस वक्त इतना तमाशा हुआ। निजाम के पास 24,000 जवानों की अपनी सेना थी, लेकिन निजाम की असली ताकत थी रजाकारों की वो फौज जो हैदराबाद को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते थे। इनका नेता था कासिम रिजवी। बहुत ध्यान से नाम सुनिए, कासिम रिजवी। कासिम रिजवी मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन इसका नेता था। मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन क्या हुआ? MIM। आजकल आप AIMIM सुनते हैं, अभी AI को साइड रखिए, अभी MIM पे रहिए। उसका नेता था कासिम रिजवी, जिसके नेतृत्व में इत्तेहाद के सदस्यों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई। इनमें से 1 लाख रजाकारों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। हर एक रजाकार को यह कसम दिलाई गई कि वो दक्कन में मुस्लिम सत्ता को कायम रखने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कासिम रिजवी वैचारिक तौर पर बहुत कट्टर था। खुद को हैदराबाद का जिन्ना ही नहीं बल्कि जिन्ना से भी ज्यादा कट्टर मानता था। कासिम रिजवी अपने घर में जिन्ना की तस्वीर लगाकर रखता था और कहता था कि दुनिया में जहां भी मुसलमान का हित होगा वहां जाकर लड़ेगा। कासिम रिजवी और उसके रजाकारों ने हैदराबाद में खूब खून खराबा किया। अगस्त 1947 में भारत की आजादी के वक्त जब बंगाल और पंजाब में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे तो हैदराबाद में रजाकारों ने हिंदू विरोधी हिंसा फैलाई। ये रजाकार हैदराबाद की हिंदू बहुल आबादी पर जुल्म करने लगे, उनका कत्लेआम करने लगे, हिंदुओं को घरों से निकालने लगे, उनके गांव जलाने लगे। रजाकारों की फौज ने हैदराबाद से भगाए गए हिंदू परिवारों के घरों में बाहर से मुसलमानों को लाकर बसाना शुरू किया ताकि वो इलाका मुस्लिम बहुल इलाका बन जाए, मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाया जा सके। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रजाकारों की फौज हैदराबाद में हर दिन 70 हिंदुओं का कत्ल कर रही थी। Every single day 70 Hindus were being killed in Hyderabad। तो इसलिए जो हैदराबाद के लिए कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन हो गया, बॉस, ये निजाम से मुक्ति मिली, लिबरेशन हुआ। क्योंकि वो निजाम जिसके यहां 85% आबादी हिंदुओं की थी, अपनी आंख के सामने रजाकारों को रोज 70 हिंदुओं को मारते देख रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। अच्छा, इतना नहीं हिंदुओं को, ये मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रहे थे जो इनका विरोध कर रहे थे। मुसलमानों को भी मार देते थे अगर विरोध करोगे तो। तुम तब तक इनके काम के मुसलमान हो जब तक इनके साथ रहो। निजाम और रजाकारों को भारत से अलग रहने का उकसावा पाकिस्तान से भी मिल रहा था, क्योंकि जिन्ना ने अंग्रेजों से कह दिया था कि अगर हैदराबाद का भारत में विलय के लिए दबाव बनाया गया तो हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान, पूरे देश के 10 करोड़ मुसलमान एक होकर हिंदुस्तान के सबसे पुराने राजवंश की रक्षा करेंगे। ये जिन्ना ने बोल दिया, सारे मुसलमान एक साथ आ जाएंगे, चिंता मत करो। इन हालात के बीच हैदराबाद रियासत में हालत यह हो गई कि हिंदू आबादी का हैदराबाद से तत्कालीन मद्रास की तरफ पलायन शुरू हो गया। रोज मार रहे 70 हिंदू, क्या करेगा वो बेचारा, चलना शुरू हो गया। और तत्कालीन मद्रास की तरफ से सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिखी गई कि हिंदू शरणार्थियों की आई बाढ़ की व्यवस्था करना कठिन होता जा रहा है। इसी बीच 1948 में यह भी पता चला कि पाकिस्तान से हथियार और गोला बारूद हवाई जहाजों से भरकर हैदराबाद के निजाम की सेना के लिए पहुंचाए जा रहे हैं। इस बीच तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन आखिर तक निजाम से यह कहते रहे कि वो अपनी जिद छोड़ दे और भारत में विलय के लिए तैयार हो जाए, और ऐसा करके वो अपनी रियासत और अपने खानदान को बचा लेगा। लेकिन निजाम तो अपने सातवें आसमान पे था, पैसा था, अपनी फौज थी,
और रजाकारों की फौज थी, उसको लग रहा था मैं तोप हूं। उसको पता ही नहीं था कि इधर अभी सरदार पटेल हैं, सारे तोप का गोला बारूद उन्हीं की तरफ घुमा देंगे। हैदराबाद का निजाम बातचीत की भाषा भी नहीं समझ रहा था अंग्रेजों की। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय गृहमंत्री थे, उनका सब्र टूट रहा था, ज्यादा बर्दाश्त तो करते नहीं थे वो। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1948 में गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दिया, वैसे ही सरदार पटेल ने फाइनल फैसला लिया और बातचीत को एक किनारे रखकर भारतीय सेना की एक टुकड़ी को हैदराबाद भेज दिया। इसका नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद पहुंच गई। सिर्फ 5 दिन लगा हैदराबाद रियासत को कंट्रोल में ले लिया। जो निजाम और रजाकार और MIM के लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, कासिम रिजवी वगैरह, वो 5 दिन में खत्म हो गए। 5 दिन नहीं टिक पाए सरदार पटेल ने जो भारतीय फौज भेजी उसके सामने। दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं हुई कि वो निजाम की मदद करे। निजाम की 24,000 की सेना के साथ 1.5 लाख रजाकार भी थे, लेकिन निजाम की सेना और रजाकार भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाए। भारतीय सेना के 42 जवान शहीद हुए और 2,000 रजाकार मारे गए थे। कहां सेना के 42 जवान शहीद हुए और कहां 2,000 रजाकारों को खत्म कर दिया। निजाम और रजाकारों की सेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। 17 सितंबर 1948 तक हैदराबाद भारत के कंट्रोल में आ चुका था। 18 सितंबर 1948 को निजाम के चीफ कमांडर ने सरेंडर कर दिया। 17 सितंबर की रात को निजाम ने रेडियो पर संदेश जारी किया, जिसमें उन्हें रजाकारों पर बैन लगाने का भी ऐलान कर दिया। भारतीय सेना से हारने के बाद निजाम ने कह दिया कि हैदराबाद में जो अत्याचार हुए उसका दोषी कासिम रिजवी और उसके ट्रेंड किए हुए रजाकार थे। तो तुम निजाम किस बात के भाई थे? तुम कह रहे थे कि तुम इस्लामिक राष्ट्र बनाओगे, तो किस बात का इस्लामिक राष्ट्र बना रहे थे इतना पैसा जेब में रखकर कि कासिम रिजवी और उसकी रजाकारों की फौज जो है वो हिंदुओं को मार रही थी और तुमसे रोका नहीं गया और तुमको अलग देश बनाना था। खैर, चूंकि जब मामला समझ में आ गया कि टिकेगा नहीं, तो सब कासिम रिजवी पर डाला। हालांकि कासिम रिजवी भी कोई बहुत संत आदमी नहीं था, लेकिन हाँ, उसने जो किया उसमें इस आदमी का भी कल्प्रिट होना दिखता है। निजाम का कोई लेना देना नहीं था, ये उसने कह दिया। निजाम और उसके परिवार को भारतीय सेना ने हाथ नहीं लगाया। निजाम ने एक फरमान जारी किया कि अब से भारत का संविधान हैदराबाद का भी संविधान होगा। देश की 562वीं रियासत के तौर पर हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। 25 जनवरी 1950 को निजाम ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर साइन किया, जिसके मुताबिक भारत सरकार ने निजाम को सालाना 42,85,000 रुपए की प्रीवी पर्स देना तय किया। निजाम ने 1956 तक हैदराबाद के प्रमुख के तौर पर काम किया। इसके बाद हैदराबाद रियासत के हिस्सों को महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3 राज्यों में बांट दिया गया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। निजाम के सरेंडर के बाद रजाकारों और उनके लीडर कासिम रिजवी का क्या हुआ, अभी ये तो आपको बताया ही नहीं। 5 दिन की कार्रवाई में रजाकार सेना लगभग खत्म हो गई थी। रजाकारों के नेता कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 1948 में MIM मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। 9 साल बाद कासिम रिजवी को शर्तों के साथ जेल से रिहा किया गया। शर्त थी कि रिहा होने के 48 घंटे के अंदर यह कासिम रिजवी पाकिस्तान चला जाएगा। पाकिस्तान जाने से पहले कासिम रिजवी ने MIM की जिम्मेदारी एक वकील को सौंपी। उस वकील का नाम था अब्दुल वहीद ओवैसी। अब्दुल वहीद ओवैसी ने ही MIM को बदलकर AIMIM बना दिया, जिसका नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। तो वो कासिम रिजवी जो भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था हैदराबाद को, वो कासिम रिजवी जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, वो कासिम रिजवी जो खुद को जिन्ना से भी ज्यादा मुस्लिम समर्थक और खतरनाक बताता था, वो जिन्ना की फोटो लगाता था, वो कासिम रिजवी जब हिंदुस्तान छोड़कर गया तो उसने किसको चुना MIM को आगे बढ़ाने के लिए? अब्दुल वहीद ओवैसी को। अब्दुल वहीद ओवैसी कौन है? अब्दुल वहीद ओवैसी आज आप जिस असदुद्दीन ओवैसी को देखते हैं उनके दादा जान थे। 1975 में अब्दुल वहीद ओवैसी के बेटे सलाउद्दीन ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी के पिता ने AIMIM की कमान संभाली। सलाउद्दीन ओवैसी के ही बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी हैं जो फिलहाल AIMIM के अध्यक्ष हैं।